ओके, तो हम लोगों ने वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बिजनेस, हु इज अ बिजनेसमैन, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्वालिटीज होती है बिजनेसमैन की, क्या क्वालिटीज होती है एंटरप्रेन्योर की, राइट। हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, ये भी हमने समझने की कोशिश करी। तो अब हम बिजनेस ऑफिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑफिस एंड हु इज अ मैनेजर। एक ऑफिस के अंदर एक मैनेजर का क्या रोल है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो what is an office? Office means a place and area where clerical work has to be performed with the help of appliances like pen, pencil, eraser, typewriter, etc. तो ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर क्लैरिकल वर्क के साथ साथ मैनेजरियल वर्क भी होता है। केवल क्लैरिकल वर्क नहीं होता है, मैनेजरियल वर्क भी होता है, और बहुत सारे अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे स्टेशनरी, अदर टाइप्स ऑफ फर्नीचर लाइक टेबल्स एंड चेयर्स, आज की डेट में कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, राइट, इंटरनेट, रैक्स, फाइलिंग सिस्टम, ये सारी चीजों की जरूरत ऑफिस के अंदर पड़ती है। अप्लायंसेस के अंदर वी कैन से वी नीड प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कॉपियर्स, 3-in-1 मशीन्स आती हैं आजकल, इन चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें ऑफिस के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, जहां पर क्लैरिकल एज वेल एज मैनेजरियल काम होता है। मैनेजरियल काम के अंदर आप प्लानिंग करते हैं, लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं, लोगों को काम सिखाते हैं, राइट, उनको लीड करते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, उनके काम करने के तरीके को ठीक करते हैं। इस तरीके के काम आप मैनेजरियल काम में करते हैं। क्लैरिकल काम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन, राइट, इस तरीके के काम को आप क्लैरिकल वर्क को, ठीक है। ये ऑफिस के अंदर काम होते हैं, और ये ऑफिस एक तरीके से आपको बिजनेस के लिए एक हब की तरह काम करता है, बिजनेस के लिए एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, कि जो भी काम बिजनेस के फील्ड में हो रहे हैं, सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इनको एक तरीके से कंट्रोल करने का काम बिजनेस ऑफिस के अंदर होता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस ऑफिस की? बिजनेस ऑफिस इज लाइक अ ब्रेन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपका बिजनेस ऑफिस आपके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, इसके बगैर ठीक से कोई भी चीज काम नहीं करेगी। फाइनेंस के बारे में बोला जाता है कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के बिना कोई काम नहीं हो सकता, फाइनेंस के बिना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं हो सकता। लेकिन जो लाइफ बिजनेस को देता है वो ब्लड के थ्रू ब्रेन देता है। जो ज्यादातर चीजें आपके सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं, आंखें हैं, कान हैं, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं? बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। अगर आपका जो है ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है तो बहुत सारी चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं, आप गलत कैलकुलेशन करने लगते हैं, चीजों को कम समझते हैं। जब आप लोग बहुत थक जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो अचानक से कुछ चीजें गलत होने लगती हैं। तो ये बिकॉज ऑफ ब्रेन होता है। सिमिलरली इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ऑफिस, प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ है, क्लैरिकल वर्क में कुछ गड़बड़ है, फाइलिंग में कुछ गड़बड़ है, रिपोर्टिंग में कुछ गड़बड़ है, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। So this is the importance of business. Business office acts like a data bank. सबसे important कि business office के अंदर सब तरह की information available होती है। When we say that सब तरीके की business के अंदर information available होती है, आपके पास बहुत सारे letters होते हैं, आपके साथ पास बहुत सारे तरीके के पेमेंट जो आपने करी है उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, आपने जितनी सेल्स करी है उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, आपने जितनी पेमेंट रिसीव करी है उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने कस्टमर्स के साथ आप डील करते हैं उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, एक महीने में कितनी सेल करते हैं, एक साल में कितनी सेल करते हैं, कितना परचेज करते हैं, कितना स्टॉक है आपके पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक ऑफिस के अंदर अवेलेबल होती है। एक ऑफिस होने का ये फायदा होता है, राइट। तो ये एक डेटा बैंक की तरह काम करता है। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इजीली निकाल करके दे दी जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ a data office. Facts and figures supplied to the management for better decision. मैंने जैसा बताया जो क्लैरिकल वर्क है और मिड मैनेजमेंट वर्क है, ये सब लोगों का काम होता है रिपोर्टिंग बनाना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना और उसको प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को टू टेक बेटर डिसीजंस। अगला प्लान अच्छा बने, पिछले प्लान में क्या गलतियां हुई उनको ठीक किया जाए, ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू ऑफिस,
पता चलती है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उसके बाद बेटर डिसीजन, इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है कि ठीक से काम कैसे किया जाए। ऑफिस इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं किया जा सकता। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस जो है एक तरीके से आइडेंटिटी है किसी बिजनेस की। ऑफिस जो है एक तरीके से पहचान है एक बिजनेस की। अगर ऑफिस नहीं है, आप बोलते हैं कि हमारा ऑफिस नहीं है, हम बिजनेस करते हैं, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते कि आपके पास ऑफिस नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपको एक कार्ड बना के दिया जाता है, एक आधार कार्ड दिया जाता है, वोटिंग इलेक्शन का वोटिंग कार्ड दिया जाता है। इस तरीके के कई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी पहचान बताते हैं। सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई इंसान तो है नहीं, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी उसके ऑफिस से होती है। अगर आप कभी भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट देखेंगे या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ होता है कॉन्टैक्ट अस, और उनके ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो नीचे मेंशन्ड होता है। वो इसीलिए होता है कि आप देख सकते हैं जाकर कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बनाया जाए, कैसा बनाया जाए, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। ऑफिस एड्स मैनेजमेंट को ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधन है, जैसे लोग हैं, फाइनेंस है, रॉ मटेरियल है, राइट, मार्केट है, इस तरीके सप्लायर्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ऑफिस जो है मैनेजमेंट की हेल्प करता है इन सारे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने में। और किसकी मदद से वो कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं? जो इक्विपमेंट्स आपको दिए गए हैं ऑफिस में, जो स्टाफ आपको दिया गया है ऑफिस में, मैनेजमेंट उसकी हेल्प से इन सारे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन कर पाता है। ईमेल लिख सकता है, सप्लायर को बोल सकता है कि अभी वो मटेरियल ना भेजे, कल भेजे। फोन कर सकता है किसी से बात करने के लिए कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, सेल्समैन कहां पर है, कहां से ऑर्डर ले रहा है, कितना ऑर्डर ले रहा है, कितना बेच रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आसानी से ले लेता है बिकॉज उसके पास ऑफिस होता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफिस एक बहुत बड़ा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी है। लोग अपने लेटर्स भेजते हैं, पेमेंट्स के चेक्स वगैरह भेजते हैं कई बार, तो वो आपके ऑफिस के एड्रेस पर आते हैं। तो ऑफिस एक तरीके से एक चैनल बन जाता है आपके लिए टू कम्युनिकेट। किसी के साथ आपको मीटिंग करनी है, किसी सप्लायर, किसी कस्टमर, किसी ने कंप्लेंट कर दी, उसको बुलाया आपने अपने ऑफिस के अंदर और आपने उससे डिस्कस कर लिया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और आगे की चीजें आपने उसके साथ बैठकर डिसाइड कर ली। ये बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास एक ऑफिस होता है, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू ऑफिस। एड्स इन मैनेजरियल कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज पूरी हो जाती है उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है कि अच्छा ये ऑब्जेक्टिव था, हमने अचीव कर लिया, क्या हमने ठीक से अचीव किया, कहां कहां पर वेस्टेज हुई, कहां कहां पर चीजें ठीक हुई, कहां कहां पर चीजें गलत हुई, प्लान जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही इंप्लीमेंट हुआ कि रास्ते में कोई चीजें बदल गई। ये सारी देखने के बाद हम लोग ये देख कर इंश्योर कर पाते हैं कि हम लोगों ने ठीक से काम किया है। और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो कंट्रोल मेथड ये होता है कि उन गलतियों को ठीक करने के लिए एक नया प्लान बनाया जाए ताकि अगली बार ये गलतियां दोबारा ना। तो कंट्रोल basically provides you a base to review what you have done in the past and to make a future plan with removal of shortcomings that were there in the previous plan. जो एग्जीक्यूशन के दौरान आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स पता चली, आपकी कमियां आपको पता चली, डिसएडवांटेजेस आपको पता चले, लीकेजेस पता चले, उनको ठीक करते हुए नया प्लान आता है। एंड ऑफिस वर्क्स एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस वर्क्स एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर तरीके की चीज आपको ऑफिस में मिल जाती है, ऑफिस से मिल जाती है। You get from the office, you get inside the office. Whether you go to the office, whether you don't go to the office, you still get the information. अब मैं अपने घर से आपको आज पढ़ा रहा हूं तो एक तरीके से आप देखिए कि मेरा घर भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। तो ये चीजें जैसे मैं अपने ऑफिस का भी काम अपने घर से करता हूं, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मैं अपने घर से एक तरीके से रन कर रहा हूं। लेकिन मुझे फायदा क्या था कि मेरे को ऑफिस से एक लैपटॉप मिला, एक कंप्यूटर मिला, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस मिले, कुछ सॉफ्टवेयर जो है लोड करके दिए गए, प्रिंटर दिया गया, कैमरा दिया गया, इस तरीके की चीजें दी गई। ये मेरे को ऑफिस के थ्रू मिली।
ऑफिस से अवेलेबल कराई गई ये चीज। तो अभी भी अगर मैं अपने ऑफिस नहीं जा रहा हूं तब भी मेरे बिजनेस ऑफिस की इंपॉर्टेंस है, आइडेंटिटी है, और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह लगातार काम कर रहा है ताकि हमको हर चीज अवेलेबल। ठीक, तो ये जो है इट इज basically the importance of a business office, that why do you need a business office, what is the point of having a business office for a business organization or for a business enterprise। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई दुकानदार है छोटा, कोई कहेगा इसके पास तो ऑफिस ही नहीं है, गलत, उसकी दुकान उसका ऑफिस है, उसने अपनी दुकान में रिकॉर्ड रखा हुआ है कि मैंने कितना सामान खरीदा है कितना नहीं खरीदा। अगर उसने अपनी दुकान में नहीं रखा होगा तो अपने घर में रखा होगा, तो उसका घर उसका बिजनेस ऑफिस है। तो जो सोल प्रोप्राइटर है या बहुत छोटा बिजनेसमैन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चलाता है, उन लोगों के लिए उनका बिजनेस ऑफिस, उनका आउटलेट, उनकी दुकान या उनका घर हो सकता है। सो देयर इज स्टिल अ बिजनेस ऑफिस। आप घर बैठ करके चीजें एनालाइज करें, देखें, रिपोर्ट बनाएं, इनकम टैक्स की रिपोर्ट फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ये सारी चीजें आप जहां बैठकर करते हैं, दैट इज योर बिजनेस ऑफिस। जैसे ऑफिस बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे बिजनेस एंटरप्राइजेस के साइज बड़े हो जाते हैं, वो ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो जाते हैं, उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो अब किस तरह से एक मॉडर्न ऑफिस फंक्शन करता है उसको समझिए। A modern office receives and collects information। मॉडर्न ऑफिस को बहुत अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती है, और टाइम टू टाइम वो उसे कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको फाइल करता है, ताकि जब उस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा सके। जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं और मुझे पता चलता है कि कोई कंपनी रॉ मटेरियल बेचती है, हमने उससे कभी सामान नहीं खरीदा, उसने हमको एक एडवर्टीजमेंट भेज दिया ईमेल में, उसने हमको एक एडवर्टीजमेंट भेज दिया व्हाट्सएप में, हमने चेक कर लिया, उसको अपने पास रख लिया। Whenever in future हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हमको मिले, जो हमारा करंट सप्लायर है उससे कम प्राइस में कोई प्राइस दे सकता है, तो हम उस आदमी को फोन करके नए सप्लायर को पूछ सकते हैं कि व्हाट आर हिज टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाट क्वालिटी ऑफ मटेरियल ही प्रोवाइड्स, इस तरीके की चीज। तो इंफॉर्मेशन चाहे आपके बिजनेस करंटली रिलेवेंट हो या ना हो, वो इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा बिल आ गया आपके पास, आपको पेमेंट करना है, ये इंफॉर्मेशन है। कितना सामान आपने खरीद लिया उसको रजिस्टर में लिख लिया, ये इंफॉर्मेशन है। स्टोर के अंदर चला गया, स्टोर कीपर ने रिकॉर्ड में एंटर करके स्टॉक में डाल दिया, ये इंफॉर्मेशन है। स्टॉक से नया सामान निकाला आपने और किसी को बेच दिया, एंट्री रजिस्टर में उसको एंटर कर दिया कि ये सामान निकल गया, उसका गेट पास बना दिया, ये इंफॉर्मेशन है। तो रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। ईमेल्स आ रही हैं डेली बेसिस पर, आप किसी को जवाब दे रहे हैं, वो वहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप यहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन है, राइट। और इन सब को फाइल करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, ये क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। आपने रिकॉर्ड बनाया, उसको फाइल, उसको सेव किया, ठीक। तो ये जो है आपके मॉडर्न ऑफिस का एक बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन। प्रोसेसिंग और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन, ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि किसी इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करते हो और कैसे अरेंज करते हो। किसी इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करते हो और कैसे उसको अरेंज करते हो। देखिए, इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट भी दिखाई देगी, और इंफॉर्मेशन आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड, टैब्यूलेटेड और प्रेजेंटेबल दिखाई देगी। ये दो अलग अलग बातें। मैं आपको 1 तारीख से 30 तारीख तक की डेट डाल करके हर घंटे कितना सामान मैंने खरीदा और कितना बेचा एक शीट में डाल करके आपको भेज दूं, आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। 1 तारीख को 5 बजे मैंने सामान खरीदा, 6:30 बजे बेचा, 7 बजे फिर खरीदा, 8 बजे फिर खरीदा, 10 बजे फिर बेच दिया। इस तरह से अगर मैं आपको लिख करके दूंगा, आपको पढ़ने में 2 दिन लगेंगे। उसकी बजाय मैं एक टेबल बनाऊं छोटी सी, उस टेबल के अंदर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि 1 तारीख को टोटल 10,000 रुपए का सामान खरीदा और 20,000 रुपए का सामान बेचा, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना, 4 तारीख को इतना, और उसका एक ग्राफ बनाऊं, बार डायग्राम बना दूं कि इतनी सेल और इतनी परचेज।
30 दिन का पूरा। तो सोचिए कितना देखने में कितनी इंपॉर्टेंट लगेगी वो इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेटिव होगा, डिसीजन मेकिंग में कितना हेल्प करेगा, और जो देखने समझने वाला है उसको एक बार में आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि 30 दिन में सेल्स इतनी हुई और परचेज इतनी हुई, और किसी एक दिन में जिस दिन सबसे ज्यादा हुई वो बार डायग्राम में अपने आप सबसे ऊंचा दिखाई देगा। दिस इज व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास इनवॉइस आई कि 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है सप्लायर को। अब आपने 1 लाख रुपए पहले आदमी भेजा बैंक, वो 1 लाख रुपए निकाल करके लाया एक सूटकेस में डाल के। अब आपने चपरासी को एक बिल के साथ में एक कॉपी बनाई, रिसीट बना करके उसको पकड़ाई, वो 1 लाख रुपए बैग लेके चला, 10 किलोमीटर आगे गया, वहां जाकर के उसने सप्लायर को पेमेंट किया। ये एक तरीके की प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए प्रोसेसिंग, आपके पास जैसे ही इनवॉइस आया आपने उसको अप्रूवल के लिए भेजा, अप्रूवल ईमेल पर आ गया या आपने सिस्टम के ऊपर डाला, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है आपने, वो अप्रूव होकर के आपके पास अप्रूवल आया, आपने तुरंत फाइनेंस टीम को एक इंस्ट्रक्शन भेजी, प्लीज मेक द पेमेंट, और वो अप्रूवल लगा दिया उसने, और फाइनेंस टीम ने 15 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट से सप्लायर के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। दिस इज वन मॉडर्न वे ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, आप उसको अरेंज कैसे करते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाना इस एक्टिविटी को बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन होना एक बात है, उसका अरेंजमेंट दूसरी बात, उसका अरेंजमेंट दूसरी बात। जैसे मैं आप लोगों को आपकी अटेंडेंस शीट दिखाता हूं, जैसे मैं आप लोगों को आपकी मार्क्स के कॉलम्स दिखाता हूं, तो वो एक अरेंजमेंट है इंफॉर्मेशन का। और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग क्या है कि मैंने आपको डीएचए गूगल क्लासरूम में दिया, आपने कंप्लीट किया, फोटो खींची, उसी पे अपलोड कर दिया, वहीं पे आपको मार्क्स मिल गए। दिस इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और इससे पहले कितनी तकलीफ थी, आप लोग तो है तब भी फोटो खींच करके मेरे को या तो ईमेल कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। मेरे को क्या प्रॉब्लम थी कि अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती थी, एक बार ईमेल से आती थी, एक बार व्हाट्सएप से आती थी, फिर मैं उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव करता था, फिर उसके ऊपर स्केच पेन से लिख करके बड़ी मुश्किल से फीडबैक देता था। अब मेरे लिए बहुत आसान है, एक साथ बैठूंगा 15 असाइनमेंट 20 असाइनमेंट जान सकता हूँ। सीटी में आप लोगों ने देखा, सबको फीडबैक दे दिया, इजी फीडबैक मिल गया, मार्क्स मिल गए, बस वो राइट रॉन्ग नहीं लगा हुआ पेपर पे, दैट डजंट मैटर। आपको मैंने क्वेश्चन वाइज बता दिया आप सही है या गलत, क्या और आपको करना चाहिए ये भी बता दिया मैंने। सो दिस इज व्हाट इज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन एंड स्टैटिस्टिकल वर्क। ये भी मैंने आपको बताया कि किसी चीज को कैलकुलेट करना और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, कितनी सेल्स हुई, आगे कितनी होंगी, पिछले साल में कितनी हुई, उसके बेस पर फोरकास्ट करना कि आगे कितनी होंगी। दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल वर्क। तो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसके अंदर आप केवल इंफॉर्मेशन डालिए और वो आपको अपने आप प्रोसेस करके, एनालाइज करके, सारा स्टैटिस्टिकल वर्क करके आपको ग्राफ, डायग्राम्स सब करके देगा, फोरकास्टिंग की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। आप केवल उसको अपनी ईमेल में लगाइए और अपने मैनेजर्स को भेजिए। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ये बिजनेस ऑफिस कैसे करता है? अगर आपके पास ऑफिस ना हो, कंप्यूटर ना हो, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ना हो, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी ना हो, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज करने का मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा और सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोगों के पास हर सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाते हैं, हर सब्जेक्ट कि भाई डीएचए पार्ट 1 में कॉमर्स में इतने, सोशल साइंसेस में इतने, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, मैथमेटिक्स में। फिर डीएचए पार्ट 2 के नंबर आ जाते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के, उसके नीचे आप लिख लीजिए। फिर तीसरा होता है सीटी 1, फिर सीटी 2, आपने सबके मार्क्स लिख लिए। अब ये मार्क्स लिख लिया आपने, उसको टेबल बना ली, उसका बार चार्ट बना लिया, एनालाइज नहीं किया, प्रोसेस कर लिया, अरेंज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्रिएट कर लिया, सब कर लिया, एनालाइज नहीं किया, कोई फायदा नहीं। आप देखिए कि कंसिस्टेंटली 40-40 नंबर के डीएचए पार्ट 1 और पार्ट 2 में
मैथमेटिक्स में पार्ट 1 में कितने हैं, पार्ट 2 में कितने हैं? एक में 40 में से 35 आए, दूसरे में 32 आए, 3 नंबर कम हो गए, क्यों? एनालिसिस। अब शुरू हुआ असली काम। दिस इज व्हाट इज द जॉब ऑफ मॉडर्न ऑफिसेस। क्लरिकल एंड मैनेजरियल वर्क अब शुरू हुआ। खाली ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि इसके 40 नंबर थे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे पास भी है, ये तो प्रिंसिपल के पास भी है। व्हाट इज योर जॉब एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, व्हाट इज माय जॉब? तो हम ये देखें कि 35 के 32 कैसे हो गए। अच्छा, फिर मैंने डिटेल में जाकर देखा तो मुझे पता चला कि 2 असाइनमेंट्स मैंने कम दिए या 2 असाइनमेंट्स में मेरे मार्क्स कम आए। लेट मी गो इनटू द डिटेल्स। वो 2 असाइनमेंट कौन से थे, उसके ऊपर क्या फीडबैक मुझे टीचर ने दिया। अच्छा, ओके, मैंने गलत कर दिया, मैंने कोई इंफॉर्मेशन इसमें गलत दे दी असाइनमेंट में, इसलिए मेरे नंबर कट गए। दिस इज व्हाट इज एनालिसिस। और अगली बार आप उसको ठीक करें, वो गलती आप अपने अगले असाइनमेंट या अगले सेमेस्टर में ना करें। दैट इज व्हाट इज कंट्रोल। दैट इज व्हाट इज कंट्रोल। तो ये फायदा है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, आपके पास रिसीव हुई, आपने कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, उसको अरेंज किया, लेकिन एनालाइज नहीं किया, बेकार। इसके अंदर एक वर्ड मिसिंग है, व्हिच इज इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन, उस चीज को समझ करके उस चीज का आंसर निकालना कि गलती क्यों हुई और आगे न करना, कंट्रोल। तो ये मैंने आपको एनालिसिस की पावर बताई है। एज अ स्टूडेंट आप लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये आप देखिए। हर साल के मार्क्स लगाइए अपने। सेमेस्टर 1 में कितने आए, सेमेस्टर 2 में कितने आए, 3 में, सॉरी 6, 7, 8, 9। अगर आपके मार्क्स लगातार गिर रहे हैं तो पता करिए क्यों गिर रहे हैं। Why they are falling down, analyze। और फिर आप देखिए कि कोशिश करें कि कम से कम उतने नंबर तो आए जितने मेरे पिछली क्लास में आए। ये मैं आपको एनालिसिस की पावर बता रहा हूं जो एक मॉडर्न ऑफिस के अंदर होती है। ऐसे काम हम लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। कोई ऐसी चीज नहीं करता हूं ऑफिस के अंदर जो आप लोग नहीं समझ सकते, आसानी से समझ सकते, राइट? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट, आपने रिकॉर्ड्स रिसीव किए, कलेक्ट किए, क्रिएट किए, प्रोसेस अरेंज किए, कंप्यूट किए, तैयार किए, उसको एनालाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया। अब उन रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करेंगे और उनको रिटेन करेंगे। रिटेंशन का मतलब होता है अपने पास रखना लंबे वक्त के लिए, और जब तक जरूरत है तब तक आप उसे रखेंगे। उसके बाद आप उसको, रिकॉर्ड को तरीके से, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है रिकॉर्ड्स को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो आपका हार्ड कॉपी बेस्ड बुक्स में या पेपर्स में या प्रिंट आउट्स में रखा हुआ रिकॉर्ड। तो मॉडर्न ऑफिस जो है वो मेंटेन भी करता है और रिक्विजिट पीरियड के लिए रिकॉर्ड्स को संभाल कर भी रखता है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई गलत आदमी उसको एक्सेस ना करे। तो इसको जो है बहुत एडवांस्ड लैंग्वेज में कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना, जो गोपनीयता है किसी रिकॉर्ड की वो बनाए रखना, इंटेग्रिटी बनाए रखना, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ना फॉर्म में, ना शेप में, ना कंटेंट में, वैसा का वैसा ही ओरिजिनल रिकॉर्ड रहे। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी बनाए रखना और अवेलेबिलिटी बनाए रखना। अवेलेबिलिटी का मतलब जब आवश्यकता हो उसकी तब यू आर एबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड। आपको वो रिकॉर्ड जब जरूरत हो और जैसी जरूरत हो उस हिसाब से वो रिकॉर्ड मिल जाए, बट सही आदमी को मिले। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनी रहे, ठीक है? और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम किसको कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो भेजें, सही आदमी को और सही वक्त पर। पेमेंट की आपके पास जानकारी आ गई, बिल आ गया कि भाई सामान डिलीवर हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए, तो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इमीडिएटली रिकॉर्ड द इनवॉइस, send it for approval, once approved forward it to finance department for making payments। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डिले कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट कर रहे हैं। जिसने बिल भेज दिया वो सोच रहा है कि मेरा बिल अब मेरे को पेमेंट मिलने वाला है, फाइनेंस डायरेक्टर सोच रहा है अभी बिल नहीं आया है, मैं अप्रूवल नहीं दे रहा हूं। फाइनेंस टीम को जब तक कोई बिल नहीं देगा, जब तक अप्रूवल नहीं प्रोवाइड करेगा, वो पेमेंट नहीं करेगा। यू आर प्रोबेबली द सेल्स मैनेजर, सॉरी परचेज मैनेजर। आप सारा सामान खरीदते
ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर आप सामान खरीदते हैं और आप कोई इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Now if you look at this, what is office management? अभी हम लोगों ने समझा what is the importance of office, what is an office, how does an office work, किस तरह से ऑफिस काम करता है, क्या जरूरी चीजें हैं ऑफिस की। उसी हिसाब से एक ऑफिस मैनेजमेंट टर्म है जिसको कहा जाता है कि ऑफिस मैनेजमेंट मींस द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल who are working in the office to achieve the common business objectives efficiently and effectively. तो ये बहुत लंबी डेफिनेशन है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूं। ऑफिस के अंदर के रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान करना, उनको ठीक से ऑर्गेनाइज करना, उन रिसोर्सेज को लीड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको ऑब्जेक्टिव्स देना और उनसे काम करवाना और गलत हुए कामों को ठीक करना is basically the office management, the process of office management. इसके अंदर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, पीपल भी इन्वॉल्व हैं, रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, सप्लायर्स इन्वॉल्व हैं, मटेरियल इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मटेरियल मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें रिसोर्सेज में आती है। तो इन रिसोर्सेज का एक प्रोसेस जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज हो, उसको आप ऑफिस मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों? कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है आपका कि आपको मिलकर के प्रॉफिट कमाना है और बिजनेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाना है, सही बिजनेस करना है और उस काम को सही तरीके से करना है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। अब एक ऑफिस मैनेजर, ऑफिस के अंदर जो काम करने वाला एक मैनेजर है, वो क्या काम करता है? मैनेजर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिसोर्सिंग, कंट्रोलिंग, ये फीचर्स होते हैं एक मैनेजर के अंदर। तो एक ऑफिस मैनेजर का क्या काम है? He basically collects, receives, records, processes and communicates the information with the help of group of people. ज्यादातर लोगों के ऊपर आप एक मैनेजर को ऑफिस में देखेंगे, वो मैनेजर इंश्योर करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम करें, ठीक तरीके से काम करें और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, रिसीव, रिकॉर्ड, प्रोसेस और एनालाइज करने के बाद कम्युनिकेट करें। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम ज्यादा करता है ऑफिस मैनेजर। ऑफिस एक्टिविटीज आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ रिस्पांसिबल पर्सन हु इज कॉल्ड ऑफिस मैनेजर। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज का मतलब किसको कहां सीटिंग देनी है, प्रिंटर कहां लगेगा, किसको कितना स्पेस देना है, किसको पेपर्स देने हैं, किसको कहां की चीज का एक्सेस देना है, राइट? ऑफिस में आप लोग मॉडर्न ऑफिसेस में कभी देखेंगे तो एक्सेस कंट्रोल डोर्स होते हैं। ये सारी चीजें इंश्योर करना, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराना लोगों को ताकि वो इफेक्टिवली काम करे, ऑफिस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब कम खर्चे के अंदर, गिवन रिसोर्सेज के अंदर वही ऑब्जेक्टिव को अचीव करके दिखाना with full work efficiency. This is the responsibility of office manager. He employs the personnel with proper means of work. His responsibility is to recruit, hire and place right resources in the right jobs. सही लोगों को ये रिक्रूट करता है, हायर करता है और सही जगह पर जॉब करने के लिए प्लेस करता है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इंजीनियरिंग का काम है तो आप एमए सोशल साइंस के आदमी को या एमए हिस्ट्री के आदमी को रिक्रूट करके नहीं काम देंगे। आर्किटेक्चर का आदमी है तो आर्किटेक्चर का कोर्स किया हुआ सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी वो काम कर पाएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कॉमर्स पढ़ करके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके बैठा है, उसको बोलेंगे कि आप बिल्डिंग बनाइए, डिजाइन करिए, इसका आर्किटेक्चर बताइए, इसका इंटीरियर बताइए, तो वो नहीं बना पाएगा। सिमिलरली आप किसी इंजीनियरिंग के आदमी को पकड़ करके स्कूल में ले आए और बोला आप स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग पढ़ाइए, इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, वो नहीं पढ़ा पाएगा। दैट इज द डिफरेंस कि वो सही आदमी को चूज करे और सही जॉब पर प्लेस करे ताकि वो काम कर सके और ऑफिस का जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का टारगेट है उसे कंप्लीट करे।
व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑफिस मैनेजर, क्या जरूरी चीजें हैं जो एक ऑफिस मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, वो अब हम लोग समझने की कोशिश करें। ऑफिस मैनेजर मस्ट बी एबल टू प्लान द ऑफिस वर्क एंड ऑर्गेनाइज द ऑफिस वर्क। मुझे पता होना चाहिए एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कितना काम आता है, कैसे मुझे उस काम को ऑर्गेनाइज करना है और किस किस से वो काम करना है, कितनी देर में वो काम पूरा होगा, टारगेट क्या है मेरे पास, चेक करना है क्वालिटी वर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज ऑफिस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजर हैज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट एंड मोटिवेट द स्टाफ टू परफॉर्म द वर्क एफिशिएंटली। लीडिंग, डायरेक्टिंग, ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लीडिंग मतलब आप अपने आप से एग्जाम्पल सेट करिए एम्प्लॉइज के बीच में कि भाई देखिए हमारा मैनेजर, हमारा लीडर इतना एफिशिएंट है, इतना इफेक्टिव है, इतना मोटिवेटेड है, तब जाकर के स्टाफ मोटिवेट होता है और काम करता है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं आज। कोई भी आदमी, यूजुअली कहा जाता है कि ही इज अ बॉर्न मैनेजर, गलत। इस शब्द से मैं एग्री नहीं करता हूं। बहुत छोटे स्टूडेंट्स को और बच्चों को लोग बोल देते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़ा मैनेजर बनेगा, गलत। मैनेजर कोई भी आदमी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से बनता है, तजुर्बे से बनता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी को लीड करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को कोई काम करने के लिए उसके अंदर इच्छा जगाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये आदमी अपने तजुर्बे से सीखता है, आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, वो भी तब जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ध्यान देता है। मैं आज आप लोगों की क्लास में किसी स्टूडेंट को खड़ा करूं और बोलूं कि अपने बगल वाले स्टूडेंट को देखो कि वो ठीक से पढ़े, हर दिन क्लास में आए, वो नहीं कर पाएगा ये काम। क्यों? क्योंकि पहली थॉट प्रोसेस हमारी ये होती है कि भाई मैं क्यों बोलूं, इसके घर में लोग नहीं है क्या? और ये सर हमेशा मुझे ही बोलते हैं यार कि तुम मोटिवेट करो, तुम बताओ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं क्लास में बोलता हूँ कई बार कि पता करिए स्टूडेंट कहाँ है, मुझे कोई जवाब नहीं मिलता कभी भी। कोई स्टूडेंट वापस आकर मुझे ये नहीं बताता कि सर ये स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है, दिस इज द रीजन, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न। यही चीज ऑफिस में होती है। आप लोगों जैसे ही इंसान, आप ही लोग बड़े होंगे और ऑफिस में जाएंगे और काम करेंगे, लेकिन जब आप वहां पर देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि लोग बड़े अलग अलग ढंग से काम करते हैं। आपने ऑफिस में मैसेज किया कि आज मैं नहीं आ रहा हूं, मैं बीमार हूं, तो आपको एक मैसेज आएगा नो प्रॉब्लम प्लीज टेक केयर। एकदम से आपको झटका लगेगा, यार मेरा मैनेजर मुझसे कहता है टेक केयर, ये क्या फर्क, ये क्या बात हुई। कई लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं अरे भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट क्लास में नहीं आ पा रहे थे तो हम लोगों ने फोन किया उनके पेरेंट्स को कि भाई कोई परेशानी तो बताइए। उन्होंने बताया कि सब फोन नहीं था, या फोन खराब था, या एक ही फोन था, दूसरा खरीदा है, कनेक्शन नहीं था, इस तरीके की बातें फिर उन्होंने बताई। ये चीज जो है इसको मोटिवेशन बोलते हैं। आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करी पेरेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कि टीचर कंसर्न है, घर तक फोन कर रहा है, पूछ रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में। आप देखिए आपकी प्रिंसिपल कितनी कंसर्न है, कितनी सेल्फ मोटिवेटेड है कि कौन से स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहे। दिस इज व्हाट इज डायरेक्शन, दिस इज व्हाट इज मोटिवेशन। तो ये चीज होना मैनेजर के अंदर सबसे जरूरी है, और खुद से काम करना आना चाहिए मैनेजर को। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं बड़ा होके मैनेजर बनूंगा। कोई नहीं बनता बड़ा होके मैनेजर। किस्मत अच्छी है बन जाएंगे आप, लेकिन मैनेजर का असली काम होता है उसको पहले खुद काम करना आना चाहिए, ताकि वो दूसरों को काम करना सिखा सके, बता सके, उसके काम में कमी ढूंढ सके। वो खुद इतना अलर्ट, इतना ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के हिसाब से कि वो दूसरे आदमी को मोटिवेट भी कर सके, उसके कामों को ठीक भी कर सके। जब वो उसका काम में उसकी गलती बताए तो जो वर्कर है वो उसको रिस्पेक्ट करे। आप जाइए किसी को भी सीधे बोलिए तेरा ये काम गलत है, आपका साथ का दोस्त आपको बोल देगा कि नहीं तुझे कुछ नहीं पता। मैं बोलूंगा तो शायद कोई मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं वो काम जो आप कर रहे हैं मैं खुद करता हूं, मैं जानता हूं काम कैसे करना है, डीएचए कैसे लिखना है, मैंने लिखा है डीएचए, मैंने अपनी पूरी लाइफ हर चीज टाइम से की है। इसलिए आप लोग इस बात को लेकर के सावधान भी रहेंगे और इस बात को लेकर के मोटिवेट भी होंगे कि भाई इनको पता है कि काम कैसे करना है। दैट इज वाई जिसको नहीं होता तजुर्बा उसके बारे में अच्छा इमेज नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन।
गुड ऑफिस मैनेजर शुड हैव अ बिजनेस एक्सपीरियंस। मैंने एक्सपीरियंस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को काफी कुछ बताया है। गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज कमांड होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो फ्रेंच हो। वो ऑफिस जिस जगह पर चलता है उस भाषा में क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां इंग्लिश प्रेफर की जाती है। हर एम्प्लॉय को इंग्लिश में बोलना जरूरी है, क्योंकि आप डेली 4 से 5 घंटे किसी न किसी विदेशी व्यक्ति के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वहां आप हिंदी नहीं बोल सकते। तो कमांड ओवर इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं ऑफिस मैनेजर की। हम